भारतीय जनता पार्टी ने लंबे चले मंथन के बाद आखिरकार लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 184 नाम शामिल किए। पहली लिस्ट आने के बाद चर्चा का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि गांधीनगर में पहली बार पार्टी के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी का नाम कट गया। उनकी जगह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का नाम भी इसमें साफ नहीं आया। पीएम नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा यूपी के अमेठी से फिर भाजपा ने स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया। राजनाथ सिंह लखनऊ से, जबकि नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की पहली लिस्ट आने के बाद कांग्रेस ने इस पर तंज भी कसा। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पहले श्री लाल कृष्ण आडवाणी को जबरन मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया, अब उनकी संसदीय सीट भी छीन ली। जब मोदी जी बुजुर्गों का आदर नहीं करते, वह जनता के विश्वास का आदर कहां से करेंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। इधर पहली लिस्ट में राजस्थान की 25 सीटों में से 16 पर प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 2 सीट झुंझुनू और अजमेर से पार्टी ने 2 नए नामों पर भरोसा जताया। झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़ का, जबकि अजमेर सीट से उन्होंने भागीरथ चौधरी को टिकट दिया। वहीं तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने गंगानगर से मौजूदा सांसद निहाल चंद को टिकट दिया। इधर बीकानेर से देवी सिंह भाटी के विरोध के बावजूद मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पार्टी ने फिर से टिकट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। आपने देखा हमारा मजमून बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद ऐसा कोई तूफान तो नहीं मच रहा, लेकिन सियासी हलकों में कई तरह की चर्चा है। चर्चा गांधीनगर सीट की भी है, तो बनारस सीट की भी है और राजस्थान से काटे जाने वाले टिकटों की भी है।
टिकट की बात करें तो 16 जो लोकसभा सीट के टिकट राजस्थान में बीजेपी ने डिक्लेयर किए हैं, उनमें से एक सांवरलाल जी की जगह जब बाई इलेक्शन हुआ था उनकी डेथ के बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया था, जो अभी विधायक बन गए हैं। वहां से भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा गया है, जिनके समर्थक विधानसभा चुनाव के दरमियान काफी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लेकिन चौंकाने वाला जो टिकट की अगर बात करें तो झुंझुनू के टिकट की जरूर चर्चा है कि संतोष अहलावत का आखिर टिकट कटा क्यों। चले तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, बीजेपी से सीनियर लीडर अलका सिंह जी हमारे साथ में हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं। श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लिस्ट पैरी बाहर आ चुकी है, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा वक्त है अभी मतदान में, लेकिन टिकट तो आने ही हैं, आज नहीं तो कल 16 सीट के टिकट डिक्लेयर भी कर चुके हैं। इनको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से पहली लिस्ट बीजेपी ने, क्योंकि कांग्रेस से पहले देकर के अपने आप को ये तो साबित कर दिया कि हम तैयारी में आगे हैं। और देखिएगा पहली लिस्ट में आप देखिएगा कि आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता हुआ करते थे इस पार्टी के, जिसको 2 से सत्ता पार्टी में सत्ता को लेके आने का श्रेय जिसको जाता है, उनका टिकट काटा गया और काट करके दिया किसको गया? अमित शाह को दे दिया गया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी पहले जहां से लड़े थे वहां से लड़ रहे हैं। अब आप राहुल गांधी को फिर से चुनौती देने पहुंच गई है इसमें ईरानी। और आपके देखिएगा कि गोपीनाथ मुंडे की के पुत्री को भी दिया गया है। उसके अलावा महाजन की पुत्री को भी दिया गया है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो इनके बड़े नेता थे, उनके जो नहीं है आज, उनकी दूसरी पीढ़ी को भी उतारने की तैयारी की है। राजनाथ सिंह को फिर लखनऊ से दे दिया। आपने देखिएगा जो भी इनके पुराने साक्षी महाराज ने अगर धमकी दी तो उनको टिकट देना पड़ा, नहीं तो साक्षी महाराज को मना कर रहे थे देने से। राजस्थान में भी जिस प्रकार के टिकट दिए गए, मुझे लगता है कि अहलावत के ऊपर शिकायत थी, चार्जेस थे, वो उनके हस्बैंड नहीं सुनते थे, जिस प्रकार की सारी नाराजगी थी। लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है ये बीजेपी का असली कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि पहले निर्दलीय लड़ते 2013 में, उसके बाद ये अभी 2018 में तो मंडावा से इन्हीं के उम्मीदवार के रूप में लड़े और जीते हैं और वो चुनौती देने के लिए तैयार है। अब राजबाला को टिकट मिलेगा या कांग्रेस का किसको मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि आपके पीपी चौधरी जिसका विरोध हो रहा था उसको भी टिकट दे दिया गया। जोधपुर से वापस से गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारा गया है। आपके जयपुर ग्रामीण से अपने राज्यवर्धन सिंह को वापस दे दिया गया। लेकिन ये तो माना जा सकता है कि कार्यकर्ताओं पे और पार्टी जो पहले से सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर है उन पे भरोसा किया है पार्टी ने कि उन्हें तो टिकट दिया जाए। पहले तो 2 को टिकट नहीं दिया है, भले एक तो था ही नहीं, अब तो वो तो स्वर्गवासी हो गए तो उसके बाद। लेकिन उस व्यक्ति को भागीरथ चौधरी जिसको एमएलए के लायक नहीं माना इन्होंने, अब उसको किस परिस्थिति में एमपी का टिकट दिया, क्योंकि किशनगढ़ से 2 बार विधायक रहे थे, उसके बाद इस बार नहीं दिया था। अब उनको एमपी के रूप में उतारा गया कि जाट नेता के प्रोजेक्ट करते हुए किस प्रकार से क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये बात सही है कि वहां पर अब कांग्रेस कौन लाती है? रघु शर्मा को लाती है या सचिन पायलट आते हैं या कोई और, जो कि झुंझुनू वाला जो बात चल रही थी वो आते हैं। तो कांग्रेस में अभी तक वो स्थिति नहीं बन पाई जो कि बीजेपी ने अपने आप को पहल करके दिखा दिया कि हम आगे हैं। और आप देखिए कि जयपुर से रामचरण बोहरा को वापस से दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीजें बाड़मेर में भी अटके पड़ा हुआ इनका मामला कि इनके पास कैंडिडेट की कमी है, क्योंकि जो कैंडिडेट था वो तो कांग्रेस से भी संपर्क में है। पता नहीं अब देंगे नहीं देंगे ये जाने, क्योंकि तभी तो भरोसा नहीं कर रही बीजेपी की। तो पहले लिस्ट में उनका आया नहीं है, अभी देखेगी पार्टी के किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। राजसमंद में अब किसको, हरिवंश तो वो तो हरिवंश सिंह तो बीमार है इसलिए उतरना नहीं चाहते कि जयपुर की राजकुमारी को दिया जाए या किसको दिया जाए, अलग तरह की बात होती है। उनका विवाद भी वहां पर, उनको राजपूत मानने के लिए तैयार नहीं, तो मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है, तो क्योंकि वो तो बड़े लालच। लेकिन फिलहाल 16 सीट रेस में टिकट डिक्लेरेशन की में बीजेपी आगे है अभी कांग्रेस से, तो इन पे क्या आपका अनुमान है? मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन पहले एक बार मैं जाना चाहूंगा सुशील आसोपा जी के पास में। आसोपा साहब, टिकटों में विलंब हो रहा है आपके पार्टी पे, खैर ये कोई इश्यू भी नहीं है कि पहले बीजेपी कर रही है कि पहले कांग्रेस कर रही है, लेकिन जैसा एक अंदाजा अक्सर होता है कि टिकट डिक्लेयर होने के बाद ही हंगामा मचता है, वो सीन नजर नहीं आ रहा। अगर कोई कहे कि
रावत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो तो डिमांड कर रहे हैं अभी, वो तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ है टिकट। देखिए, ये तो आपने स्वयं कहा कि कोई मुद्दा नहीं है। हमारी भी सीईसी की बैठक आज चल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं उसको इस तरह से नहीं मानता हूँ कि एक दिन बाद आएगा, उसको खास बात नहीं। जो विरोध और ये सब है, ये भी तात्कालिक होता है जी। इसका भी कोई बहुत बड़ा लंबा मैं नहीं देखता कि जैसे संतोष अहलावत जी का इंटरव्यू आ रहा है, वो एक तरह से बागी तेवर अपनाए हुए हैं उन्होंने, तो वो भी कोई लंबा चलने वाला नहीं है। वो क्या रुख अपनाएंगी, किस तरह अपने पार्टी का विरोध करेंगी नहीं करेंगी, वो बात की बातें हैं। पर असली बात ये है कि जिस तरह से ये सामने आया था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गई है, उसमें सांसदों की निष्क्रियता और 5 साल तक जिस प्रकार से सुषुप्त रहे, कोई काम किया नहीं, केंद्र से कोई बड़ी योजना ला नहीं पाए, कोई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ला नहीं पाए, कोई रेल परियोजनाएं खास ला नहीं पाए, उस वजह से भी हार का एक कारण माना लोगों ने। तो उसमें उन्होंने परिवर्तन नहीं करने का मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को। तो जनता को इनसे अगर फर्क नहीं पड़ता तो वो चुनाव जो है, वो परिणाम आएंगे तो सामने आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, निहाल चंद है, गंगानगर से शुरू करते हैं, निहाल चंद का भारी विरोध है वहां कार्यकर्ताओं में। लेकिन पार्टी ने तो भरोसा किया। हाँ, वो ठीक है, पार्टी का अपना एनालिसिस है, पार्टी किस रूप में चुनाव लड़ना चाहती है, पूरे देश के परिदृश्य के साथ साथ लोकल मुद्दे रहेंगे नहीं रहेंगे, किस प्रकार से क्या प्रासंगिकता रहेगी, वो बात की बात है। पर अपन जब कैंडिडेट वाइज बात कर रहे हैं तो 2-4 उदाहरण दे रहा हूं 16 में से। निहाल चंद का स्थानीय स्तर पर भारी विरोध है। अर्जुन मेघवाल जी का देवी सिंह वाटी तो पार्टी छोड़ के चले गए। पीपी चौधरी का आपने खुद ही बताया। सीआर चौधरी का भारी विरोध है कि भाई वो नागौर में उनके लेकर अभी डिक्लेयर नहीं की है, तो मालूम पड़ेगा कि चेंज करेंगे नहीं करेंगे तब पता चलेगा। ऐसे ही आप रामचरण बोरा का स्थानीय स्तर पर आपस में अंतर विरोध है। वो लीजिए, सीपी जोशी का बड़ा भारी विरोध है, वहां के सारे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद छोटा सा आपका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा कि चारों तरफ विरोध आपने सबका बताया है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसपे सबकी सहमति हो, चलिए, और रामचंद्र बोरा को भी आपने बताया। तो पार्टी ने क्या अपना भी कुछ आंकलन रहा होगा, उनका अपना एक रिसोर्सेस काफी हैं उनके कि भाई वास्तव में किसकी क्या, और जो रूलिंग पार्टी होती है उसके तो चारों तरफ से नजरें टिकी होती हैं कि इस कैंडिडेट पे हम दाव लगा रहे हैं, लगाने योग्य भी है कि नहीं है। और आप कह रहे हैं कि सबके प्रति नाराजगी है, तो इतना धोखा अमित शाह नरेंद्र मोदी खा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको अपनी बात में एक बात कही कि शायद इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चुनाव की धुरी किस चीज को बनाना चाहता है, उसमें कैंडिडेट कितना प्रासंगिक रहेगा नहीं रहेगा, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, हम इन कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे कि इन्होंने 5 साल में किसी भी एक सांसद ने 25 में से किसी भी एक क्षेत्र में 100 करोड़ की भी कोई इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री स्थापित की है क्या? भीलवाड़ा वाले सुभाष बेड़िया जी ने तो हमारी मंजूर की हुई मीमो कोच फैक्ट्री को स्थापित तक नहीं किया। बाड़मेर की टिकट चाहे डिक्लेयर नहीं हुई, 4 साल तक रिफाइनरी लटकी रही और इसके बाद रेल परियोजनाएं लटकी रही। तो बैठा बैठा आपको तो अच्छा मुद्दा मिल गया, कैंडिडेट ही अपने आप एक मुद्दा है। निश्चित रूप से हम इसको उठाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस को मुद्दा बनाएंगे। चलिए, अलका सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। अलका सिंह जी, आप लोगों के सामने चैलेंज ये है कि 25 सीट अभी वर्तमान में आपकी हैं, 16 आप टिकट डिक्लेयर कर चुके हैं, रिमेनिंग टिकट हैं वो भी सामने आई जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमें एक बड़ा इश्यू टिकट से ही मिला हुआ है कि हम इनकी परफॉर्मेंस को आधार बनाएंगे और जनता के बीच जाएंगे कि इनकी उपलब्धि के नाम पर ये हासिल है राजस्थान को। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ की सरकार 3 महीने में ही फेल हो चुकी है। जो झूठे वादे करके ये लोग सत्ता में आए थे, एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। अब इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया, इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। आप देखिए, कभी इनका स्टेटमेंट आता है हम सिर्फ एमएलएस को लड़ाएंगे, कभी कहते हैं मिनिस्टर्स को लड़ाएंगे, मिनिस्टर्स कहते हैं हमको लड़ाया तो हम रायता फैलाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं लड़ने को तैयार नहीं है। इनके पास उम्मीदवारों का टोटा है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि जो सिटिंग है उनका इतना विरोध है, अगर इतना विरोध है तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। अभी रिजल्ट बता देंगे कि आपकी कितनी सीटें आती है। हम पुनः 25 से 25 सीटें जीतने वाले हैं, क्योंकि
विकास के एजेंडे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे पर और सबको साथ लेकर चलने के एजेंडे पर हम लड़ रहे हैं। हमने कभी किसी का तुष्टीकरण नहीं किया, सब वर्गों को साथ लेकर चले और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम प्रधानमंत्री हमको मिला है। आर्थिक रूप से अगर आप देखना चाहें तो 10वें से 6ठे नंबर पर है हम हैं और विश्व के 10 सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्रियों में आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जी। इनका ये कहना है कांग्रेस का कि कोई भी ऐसी योजना कोई भी सांसद नहीं गिना सकता है कि जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए हो, और साथ ही यूपीए गवर्नमेंट के वक्त के जो प्लान्स थे, इनकी योजनाएं जो थी, उनको भी स्टैब्लिश नहीं करा पाए। देखिए, यूपीए गवर्नमेंट की तो कोई योजना ही नहीं थी, उसकी एक ही योजना थी, भ्रष्टाचार। आप किसी भी चीज में हाथ डाल लीजिए, हर जगह स्कैम ही स्कैम आते रहते थे। ये रिफाइनरी की अभी बात कर रहे थे, रिफाइनरी में भी इतना बड़ा जाल था कि अभी हमारी सरकार ने आने के बाद उसमें कितने % कितना पैसा बचाया है, ये इनको देखने की चीज है। और अब राजस्थान की सरकार का पैसा भी कम लगा है, वहां रोजगार भी बढ़े हैं और उसके अलावा एक सेपरेट इंडस्ट्री और वहां डेवलप हुई है। तो ये कहना कि विकास नहीं हुआ, वो तो 70 साल में 55 साल इनका रहा, ये कुछ भी नहीं कर पाए। गरीबी हटाने का नारा देते रहे। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत हमने लागू किया, वो ये राजस्थान में अभी तक लागू नहीं कर पाए क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। किसानों के लिए हम लेकर आए 6,000 रुपए की योजना, उसकी वो लिस्ट ये सही नहीं भेज पाए क्योंकि इनकी मंशा ही सही नहीं है। ना ये किसानों का हित देखते हैं, ना युवाओं का हित देखते हैं, ना महिलाओं की भामाशाह कार्ड, महिलाओं को स्वाभिमान देने वाली योजना हमने स्टार्ट की थी, उसको भी इन्होंने धराशायी कर दिया है। तो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार पूरी तौर पे फेल है और जो ये पार्लियामेंट के टिकट्स हमने दिए हैं ये इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए हैं एमपीज को, और वैसे भी केंद्रीय परिदृश्य के हिसाब से ये चुनाव होते हैं। इनमें 75% होता है तो वो तो सिनेरियो होता है पार्टी का, 25% कैंडिडेट्स का होता है और हमारे सभी कैंडिडेट्स भारी हैं और बहुत ज्यादा सीट वोटों से हमारे सारे उम्मीदवार जीत कर आने वाले हैं। श्याम जी, वापस आपके पास में लौटना चाहूंगा। कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को लेकर के कांग्रेस अपना एक आधार, एक एजेंडा बनाएगी। बात सही है कि विरोध करने का अपना कोई तरीका तो होगा, प्रतिपक्ष के पास में यही होता है कि हमारा कैंडिडेट बेहतर उस कैंडिडेट से क्यों है जिससे पहले मौका मिला हुआ है। परफॉर्मेंस के आधार से अगर देखें, 16 जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं जिनमें से 14 सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर हैं। कुछ ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता या उनके क्षेत्र के लोग उनकी उपस्थिति से लेकर के कहीं कोई नाराजगी दर्ज करा सकते हैं या कह सकते हैं कि इतनी मजबूत सरकार थी जिसमें लगातार बीजेपी कहती है उसका बेनिफिट राजस्थान को नहीं मिला, ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि ये बात तो सही है कि पूरे हमने 25 के 25 सांसद दिए और उसके अलावा राज्यसभा के 10 के 10 दिए। उसके बाद राजस्थान के साथ न्याय नहीं हुआ। जिस प्रकार से राजस्थान को जो कुछ मिलना चाहिए था वो उस हिसाब से नहीं मिला। हमको मंत्री भी मिले तो इस स्तर के मिले कि हम वो कुछ करने की स्थिति में, लोकसभा के जितने सांसद बने केवल आप राज्यवर्धन सिंह जी को छोड़ करके, राज्यवर्धन सिंह जी ने भी खाली अपने क्षेत्र में एक आकाशवाणी का केंद्र कोटपुतली में स्थापित किया, बाकी वो कुछ कर नहीं पाए जिस तरह से करना चाहिए था क्योंकि राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री के पास कुछ ज्यादा, बाद में उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया तो बहुत कम टाइम के लिए दिया गया। अब बाकी जो भी मंत्री बने उनके पास कोई पावर ही नहीं है। अब अर्जुन लाल मेघवाल केवल घूमते फिरते रहे, काफी कुछ कर ही नहीं पाए वो। अब बार बार जो बार के वहां का विरोध हो रहा है, वहां एक अच्छे इनके जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, विधायक भी रहे, वो पार्टी छोड़ के चले गए, उनका विरोध है, सब कुछ है। उसके बाद टिकट उनको दिया ही गया है। पीपी चौधरी का विरोध था तो भी उनको टिकट दिया गया है। जिस प्रकार से अब विरोध कितना सक्सेस होगा क्योंकि तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। अब ये अभी कह रहे हैं कि कैंडिडेटों की परफॉर्मेंस का विरोध करेंगे तो वो तो निश्चित नेचुरल जो शासन करता है उसकी कमियां कुछ पाई जाती है तो उसका विरोध कर सकती है, लेकिन कांग्रेस कहेगी क्या? पहली बात तो यह है कि वो क्या कह करके विरोध करेगी कि वो तो उन्होंने बता दिया कि परफॉर्मेंस के आधार पे यूपीए गवर्नमेंट की जो योजना है वो एक भी योजना, चाहे वो नैनो कोच फैक्ट्री की बात हो या फिर रेल नीर की बात हो कि जिनके प्रोडक्ट्स होने चाहिए थे और जो योजनाएं राजस्थान में चल रही थी उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। ये साफ साफ कहा जाएगा कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस आगाह कर रही है। दूसरा, एक अशोक जी ने यह भी आरोप लगाया कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि हम 100 करोड़ की योजना लेकर के आए हैं। कोई कांग्रेस का आरोप है। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट, ये बात तो सही है कि जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था
और जो 35,000 करोड़ का जो चल रहा था 13 जिलों वाला, उसको ये सफल नहीं करा पाए। केवल प्रधानमंत्री जी ने जब अपने राज्य के जो चुनाव डिक्लेयर हुए तो उस दिन वो कह रहे थे कि हम इसको डीपीआर करके तत्काल लागू करवा देंगे, लेकिन वो अब तक ये कहने की स्थिति में नहीं आए कि हमने इसको स्वीकृत कर दी है। ये जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा हमारे राज्य को मिलने वाला था, जो कि अगर मिल गया होता तो उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया होता। तो अब हो सकता है कि अब ये कहें कि हमारी सरकार लाओगे तो हम 35,000 करोड़ की योजना है उसको हम स्वीकृत करेंगे, ये शायद चुनावी मुद्दा बना सकती है बीजेपी। और अब ये कह रहे रिफाइनरी वाली बात में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि जो एमओयू आज हुआ है वही एमओयू में पुराने वाले में शामिल था कि हमारे यहाँ अगर पेट्रोल का उत्पादन 9 mm होगा तो हमको आयात नहीं करना पड़ेगा बाहर से, तो उसको फिर छूट देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पहले से ऑलरेडी उसमें था, उसको ये प्रचारित नहीं कर पाए कांग्रेस वाले। अब बीजेपी वाले करें, हमने इसमें जितने का योजना नहीं है उतने की बचत कर दी। जब बचत दिया ही नहीं तो बचत हुई कहां? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आपने 1500 करोड़ रुपए आज तक वहां पे दे पाए हैं। अगर 37,000 कुछ करोड़ की जो योजना है रिफाइनरी की, अगर 1500 करोड़ रुपए देकर के आप करो कि वहां पर डेवलपमेंट हो गया, बहुत तेजी से सब कुछ हो गया, वो तो कर्नल सोनाराम खुद ही कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को तो पूछा ही नहीं। अब उसको टिकट देने की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो सक्सेस हो ही नहीं पाया। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में जब उनकी जुगाड़ नहीं बैठ पाया तो आपके यहाँ आकर के बन गए वो। तो रिफाइनरी का मामला तो उनका पुराना था, वो अटका रहा। आज भी इतना तेजी से जो गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। देखिएगा कि आप जो आए थे अपने बाहर के अफगानिस्तान के, उनसे 40,000 करोड़ की रिफाइनरी वाला एक और मुद्दा तय हुआ ना, हमारी रिफाइनरी तो लग नहीं पा रही, उनको वो एक रिफाइनरी लगा रहे हैं। तो एक अलग तरह की बातें हो रही है। केंद्र ने हमारे साथ क्या दिया, क्योंकि 3.5 साल तक जब आपस में समन्वय नहीं रहा तो फिर मिलना क्या था? मिलने की बात ही होती। अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपस में मिलकर के बातचीत ही नहीं कर पा रहे हो तो मिलना तो बहुत दूर की बात है। ये क्यों लग रहा है आपको कि समन्वय का अभाव था? देखिए, आपने देखा होगा, आप उदयपुर के अगर सभा देखी हो अलका जी, तो क्योंकि वहां प्रधानमंत्री का व्यवहार मुख्यमंत्री के प्रति कैसा था ये खुद जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप ये बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक था। आप वहां बात करना तो छोड़ो, बिल्कुल इग्नोर करके चल दिए। अब बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखेगा अभी आप भी चूरू में सभा में भाषण ही नहीं देने दिया उनको। चूरू में तो प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहे थे लोग। अब बताइए, टॉक में भी प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहे थे, टॉक में उनको दिया गया, टॉक में वो अहमियत दी गई और चूरू में नहीं दिया गया। उन्होंने अगर चूरू में मुझे नहीं सुनना, आप बताइए, मैं इनका नाम तो उसका मतलब क्या है कि आपके हमारे मुख्यमंत्री रही हुई क्षेत्र में बहुत विकास किए हुए, अगर उनको नहीं सुने वहां की जनता, क्योंकि मेरी जनता सुनना ही चाहती है। ये पब्लिक के बीच के मैसेज की बात कर रहे हैं कि मैसेज ये है कि वसुंधरा राजे को इग्नोर किया जा गया, ये मान रहे हैं आप? वसुंधरा जी ने खुद ने खड़े होकर कहा कि आज की स्थिति ये तो है कि अपने पुत्र को चौथी बार टिकट दिलाने में सक्षम हो पाई, ये तो बात ठीक है। उन्होंने इस बार भी लड़ाई लड़ी, ये बात थी कि उन्होंने कुछ कोशिश की कि मैं राज्य में अपने आप को स्थापित रख सकूं। उन्होंने कहा, वो दिखाया। ये भी तो कह सकते हैं कि चर्चा ये भी थी कि वसुंधरा राजे खुद को 12 से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसमें भी तो सफल हुई है वो कि चलो बेटे को टिकट दिला दिया उन्होंने। बेटे को टिकट दिला करके, वही तो कह रहा हूं, बेटे को टिकट दिला करके कुछ जगहों पर अपनी स्थिति उपस्थिति दर्ज कराकर ये तो दिखा दिया कि मैं हूं अभी जी। अब वो चलो मैं अलका जी के पास में जाऊंगा। अलका जी, एक लगातार इस बात की चर्चा प्रतिपक्ष भी कहता है और चर्चा आती है कि राजस्थान को जो हक मिलना चाहिए था, पहली मर्तबा बीजेपी को 25 सीट दी है, मिनिस्टर्स तो बना दिए, ये बात सही है। मंत्रियों की अगर शपथ राजस्थान के खाते में करें तो वेंकैया नायडू जी ने ली, अल्फांसो बने हुए हैं, विजय गोयल हैं, निहाल चंद्र की शपथ हुई थी उस वक्त, और आज आपके 5 सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोकसभा से वो मंत्री बने हुए हैं। यो देखें तो हम 9 को शपथ दिलाई, 7 मंत्री अभी भी मौजूद हैं जो राजस्थान के खाते में है। लेकिन राजस्थान को कोई बड़ा ऐसे कहा जा सके कि हाँ कोई वास्तव में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल गया हो कि बड़ा कोई एक इंस्टीट्यूट मिल गया हो, वो सब चीजें मिल नहीं पाई राजस्थान को। देखिए, पहली बार राजस्थान को 10 केंद्रीय विद्यालय मिले, सड़कों का जाल बिछ गया, तो धौलपुर से लेके करौली वहां डांग के एरिया तक, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारे दौसा जिले में लेके मथुरा तक ये 2 बड़े हाईवेज मिल गए।
चंबल लिफ्ट नहर से पानी 13 जिलों में सप्लाई होने की जो योजना है वो सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है, उसका डीपीआर भी बन चुकी है। तो ये कहना कि कुछ भी काम नहीं हुआ है बिल्कुल भी सही नहीं है। कांग्रेस के समय तो गिनाने को भी काम नहीं होते थे। ये रेल की बात कर रहे थे, इनके जो अब नेता यहाँ पर हैं वो उस विभाग के मंत्री रहे हुए थे, लेकिन टोंक में रेल वो नहीं ला पाए थे। हमारी सरकार के प्रयास अभी जारी हैं और ये कहना कि विकास बिल्कुल भी नहीं, हम तो चुनाव ही फैक्ट पे रही है। मैं फैक्ट पर ही बोल रही हूँ। तो प्रयास किसके प्रयास जारी हैं? हमने किसके प्रयास जारी हैं? हमारी सरकार अब वहां पर रेल लाइन अजमेर से देखिए आपके जो मुझे या तो इनकी बात को पूरा कर देना है। बिल्कुल भी गलत नहीं। आपके जो नेता अब राजस्थान में नेतागिरी कर रहे हैं वो उस समय नेतागिरी तो आप ही नेतागिरी करती हैं। नेतागिरी तो आप ही करती हैं। तो नेतागिरी को क्या कर रहा है? नेतागिरी कर रहा है, तंत्र क्या कस रही है? आशुभा जी आप तो नेतागिरी कर रहे हैं, तो माननीय जनप्रतिनिधि बनता है। काम किए थे, तकलीफ की तो बात ही है। आप जो सत्ता में आज किसान आपकी तरफ देख रहे हैं, आप माफी करके बैठे हो। आपने क्या दिया? आपने माफी की बात की 18,000 करोड़ भी आपने युवाओं को 3,000 पूरा करिए। केंद्र की तो योजना इतनी है कि आपको गिनाते गिनाते पूरी शाम हो जाए, पूरी डिबेट से 7 बजे तक आप बोलते रहिए, कोई मैं आराम से बोल सकती हूँ। आप सुनने का माध्यम रखिए। आप इतनी जल्दी बौखलाइए मत। आप सीनियर है, वरिष्ठ है, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन जो महिलाओं के लिए हमने काम किया, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता मुद्रा योजना के अंतर्गत हमने आजीविका मिशन चालू किया। आपने युवाओं का भटकाव किया, आपने उस शिक्षा पद्धति को अपनाया कि आज का युवा दिग्भ्रमित होकर देख रहा है। हमने क्या किया उस पर चुनाव नहीं है, आपने क्या किया उस पर चुनाव बता रही हूँ मैं। हमने जो किया किसानों के लिए पहली बार पेंशन, हमने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना लागू की, जिनके बारे में आप लोगों ने सोचा तक नहीं था। आपने सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया। श्रमिक को, किसान को, महिला को, युवा को हमने हर वर्ग का सम्मान किया। आज एक विमेन स्क्वेडन हमने बनाई और महिलाओं को सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है। तो ये कहना कि एक बार रोकना चाहूंगा, मैं पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर के। चलो मैं आसफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपने सवाल खड़ा किया था कि टिकट तो देना था, उसमें हमारा कोई दखल नहीं, इंटरनल मामला है इनका, लेकिन हम उन कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को जरूर आधार बनाएंगे। 16 में से 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। सीटें तो पूरी 16 की 16 कब्जे में बीजेपी की में रही, जो पहली लिस्ट में है। हालांकि अभी 9 सीट और डिक्लेयर करना बाकी है। अभी आपने आधार की बात कही, अलका जी ने कहा कि हाँ सही है जी, आप कुछ कह रहे हैं। क्योंकि थोड़ी सी बात ऐसी कह दी कि अजमेर से टोंक की रेलवे लाइन, इनको शायद याद नहीं था कि अजमेर से सवाई माधोपुर की रेल लाइन 2012-13 में सैंक्शन होकर के 13-14 में पिंक बुक में शामिल है। तब से पूरे 5 साल से उस पर 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख अलॉटमेंट हो रहा है बजट का, और उस पर 1 इंच भी काम नहीं हो रहा। हर साल वो बजट भी सरेंडर हो जाता है। रेलवे में एक नियम है, पिंक बुक में कोई रेल लाइन एंटर हो जाए तो उसके बाद वो नीति आयोग या पूरा कैबिनेट इसको रद्द कर सकता है। या तो कैबिनेट से रद्द कर देते या फिर इस पर काम करते, 5 साल में रेल लाइन बन जाती। आज ये सवाल क्या सुखबीर सिंह जौनपुरिया से नहीं किया जाएगा? क्या ये सवाल भागीरथ चौधरी से नहीं किया जाएगा? सवाल ये है। ऐसी अजमेर से कोटा की भी रेल लाइन पिंक बुक में शामिल है हमारे समय से। उस पर क्या ये सवाल उससे सुभाष बहेड़िया से या ओम बिड़ला से या भागीरथ चौधरी से नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। ऐसे ही धौलपुर से गंगापुर सिटी ये रेल लाइन 50 करोड़ रुपए खर्च हो गया। 2300 करोड़ रुपए की योजना थी, पिंक बुक छोड़ो 50 करोड़ खर्च हो गया। शिलान्यास रेल राज्य मंत्री कर गए थे हमारे शासन में। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख के भेजी कि ये रेल लाइन हमको नहीं चाहिए, और वहां के सांसद मनोज राजौरिया कल को आप टिकट दे देते हो तो उससे क्वेश्चन तो होगा ना कि भाई तू क्या कर रहा था। ऐसे ही पुष्कर मेड़ था, रेल लाइन पिंक बुक में शामिल है,
5 साल से, लेकिन क्या उसका एक बात जानना चाहूंगा मैं, एक सेकंड कर गए विदाउट एनी बजटरी एलोकेशन। अरे मैडम बजटरी एलोकेशन तो आप पिछली बार यूनिवर्सिटीज में गए थे यहाँ पर, आप विधायक रही हैं, आप टोक्यो में आप विधायक रही हैं, आपने मुझे उत्तर से आप विधायक रही हैं। 2000 करोड़ रुपए की अगर योजना तो 10 साल 200 करोड़ रुपए मिलता है, आप कैसे बात कर रहे हैं? बजट एलोकेशन किसको कहते हैं? आपको जानकारी नहीं है, मुझे अफसोस है कि आप विधायक रही हैं, आपको मालूम ही नहीं है, आपको बौखलाहट हो रही है। टेंडर हो गए, सारी चीजों हो गए, सारे विकास राजस्थान के सारे सहन करने को तैयार। हाँ बिल्कुल, आपको पूरा टाइम दूंगा। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आसो बस, एक बात सुनिए, ये बात सही कह रहे हैं आप कि बजट एलोकेशन क्या होता है? उसके साथ चलेगा। राजस्थान हमने जितने टेंडर किए, वर्क ऑर्डर दिए, सारे विकास के काम बंद कर रखे हैं। किसने बंद कर दिए? आपने, आपकी सरकार ने। मैं अलका जी आपसे ये आसोफा साहब एक बात, अक्सर जनता ये बात कहती है, बात सही है कि पिंक बुक में जो लाइनें आती हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है या सप्लाई वर्क है, जो भी किसी प्लानिंग को लेकर के किया जाता है उसको भविष्य में करना है, बात सही है। मैं एक बात देख रहा था कि श्वेत पत्र तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन सरकार की तरफ से ये बात आई कि 172 योजनाएं पिछले 22 साल से अटकी हुई हैं। अभी पिंक बुक में केवल वो दर्ज करा दी जाए और योजनाएं बाहर नहीं आए, तो मुझे लगता है कि उसका कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। आप उसमें कर दीजिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी बनेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल किया, अगर उस पटरी पे वो देख भी नहीं सके अपनी आंखों से, तो कितना दुर्भाग्य होगा उसका। ये बात मैं इसको लेकर नहीं कह रहा हूं कि बात सही है कि आप लोगों ने करवाया, आप लोग कह सकते हैं कि हमने किशनगढ़ में एयरपोर्ट बनवाया जिसपे प्लेन नहीं दौड़ पा रहे, वो बात एक अलग है। लेकिन बजट हो हमारे देश में तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि हम इस अनाउंसमेंट के साथ साथ बजट है कि नहीं हमारे पास में, जब तो इसको शामिल करें, नहीं तो नहीं करें। लगता है कि पब्लिक आने वाले दिनों में सवाल पूछेगी ये किसी चर्चा को, इस चर्चा को इस रूप में अगर करना चाहते हैं, हालांकि डाइवर्ट होंगे, लेकिन डाइवर्ट होगा। मैं एक लाइन में उसको पूरा करता हूं, फिर मेरी मूल बात चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी प्लान जब मंजूर होता है तो उसमें लिखा होता है कितने साल में पूरा होगा और उसका प्राइस एस्केलेशन साल दर साल होकर के टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है ना। और वो कोई भी सरकार उसके बाद आए, चाहे उसी पार्टी की आए, तो भी हो सकता है एमपी बदल जाए, उसकी प्राथमिक तो नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन इतने बड़े देश में आप कह रहे हो 174 योजनाएं, 172 भी हैं, तो मुझे याद है गंगानगर से स्वरूपसर एक लाइन हुआ करती थी, उसको 13 साल लग गए। आज ही ले लीजिए, जयपुर से गंगानगर है, वो अब उसमें से जयपुर से रिंगस का टुकड़ा बाकी पड़ा है, अभी तक वो नहीं हो पा रहा है पूरा। तो क्या मैं उसके पहलुओं में जाएंगे तो बहुत से कारण नजर आएंगे। तो अब उसके मैं वो बात कह रहा हूं, लेकिन शुरू में ही किया मैंने। ये जो 5 रेल लाइनें गिना रहा हूं, पुष्कर मेड़ता आखिरी लाइन थी, जो राजसमंद और नागौर लोकसभा में हम प्रश्न करेंगे। मैं एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा था, बहन जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई थी कि भाई हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये बहुत इनको अच्छी लगने वाली बात है। मैं कहता हूँ 64 अच्छी नहीं लगती, जनता के काम नहीं होते, हमें चलिए कोई बात नहीं, मुझे बुरा लग रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। 64 लाख पेंशनरों, सामाजिक सुरक्षा के पेंशनरों को 500 की जगह 750 की जगह 1000 मिल रहा है। बेरोजगारों को 3500 मिल रहा है। गायों की बहन जी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, आपके दर्शक दुखी हो जाएंगे। गायों को जो बोल नहीं सकती उनको 32 रुपए का 40 रुपए कर दिया हमने पर डे पर गाय, और बछड़ों का 16 से हमने 20 कर दिया। आप 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया आपने, उनका 3 साल तो आपने उनका अनुदान रोक के रखा। उसके अलावा दूध का 2 रुपए प्रति लीटर तो हमने उनका बोनस कर दिया, नहीं कर दिया, और 1 किलो गेहूं कर दिया। एक बात कहना चाहूंगा मैं आज एक सीट्स पे चर्चा करना चाहता हूं आसोफा साहब, मैं वापस आप ही के पास लौटूंगा। मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, राजस्थान के बाहर थोड़ा सा हम निकलते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी का टिकट काटा है 1998 से, लगातार उस सीट पे वो सांसद बनते आ रहे थे, और या तो समय के साथ आडवाणी जी को खुद को ये सीट छोड़ देनी चाहिए थी, जैसे कलराज मिश्र ने अनाउंसमेंट किया कि मैं चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। राजस्थान के भी कई नेताओं ने पहले कर चुके हैं इस तरह का, कई पार्टियों में भी किया है। क्या वास्तव में आडवाणी जी को खुद को छोड़ देना चाहिए था? देखिए,
वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर, वेटिंग इन प्रेसिडेंट, वेटिंग इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं वो, तो खुद को छोड़ना चाहिए था ये एक उम्र के साथ में। अब क्योंकि 91 ईयर के हो गए हैं तो हो सकता है उनको राज्यसभा में ला सकते हैं लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन अब फिलहाल तो उनको जो 6 बार जहां सांसद रहे वो गांधीनगर से, इस बार अमित शाह को सेफ सीट दी गई है, जैसे कि उनको मेहनत नहीं करने पर और साइन करके जिस प्रकार के बीजेपी की सीट रही है वो वहां पर उनको सेफ सीट के रूप में उतारा है। तो अब ये कहना कि अडवाणी जी, क्योंकि अडवाणी जी वो व्यक्ति हैं जो 2 से सत्ता में बीजेपी को लाने वाले शीर्ष नेता में से, अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, भैरू सिंह जी, 4-5 नेता ही ऐसे थे जो कि इस बीजेपी को उस क्षेत्र में जब कोई जानता नहीं था, कुछ था ही नहीं, 2 ही पार्लियामेंट मेंबर होते थे, अडवाणी जी और अटल जी, उसके अलावा कोई था ही नहीं। उस वक्त इस बीजेपी को सींच करके पूरे देश में वर्चस्व फैलाने वाले व्यक्ति के जो अंत हो रहा है, जिस प्रकार से उनको बाहर निकाला गया है, उससे ये लगता है कि आप वो कहते भी आदरणीय है हमारे, बैठा करके उनको ये भी कहा जाता है कि इनकी वजह से बीजेपी है, लेकिन उनको इतनी इज्जत है आपके इस स्टेज पे बुला करके बैठाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इनकी वजह से हम है, लेकिन उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आगे आप देखिएगा आज टिकट देने की स्थिति नहीं बन रही है, जो कि सर्वे सर्वा हुआ करते थे उनके टिकट को अगर ये कहकर के काट दिया गया है, कोई नहीं। अगर इसमें होना क्या चाहिए था कि लालकृष्ण आडवाणी खुद अपना, अगर उनकी सहमति थी तो खुद जिक्र करते इस बात के कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं पार्टी हित में और स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, कुछ कहना चाहिए था, इससे पार्टी का काफी बचाव हो सकता है। देखिए ये की स्थिति सोनिया गांधी की भी आज इनकी पार्टी में है। अब सोनिया गांधी को टिकट काट दिया जाए और फिर कहा जाए कि साहब अब तो कितनी बड़ी स्थिति खराब होगी, तो इसलिए सोनिया गांधी जी को फिर भी अभी भी टिकट दिया जाएगा, मेरे को लगता है वो चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी और फिर आएंगी, तो इसलिए वो तो है डिक्लेयर, लेकिन अब कहना वो उनमें आप कांग्रेस ने सहजता दिखाई, अपने वरिष्ठ नेता को आदर दिया और यहाँ इनके वरिष्ठ नेता को आदर नहीं दिया। मुरली मनोहर जोशी बाहर करें, क्योंकि जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें से एक है वो भी। अभी कानपुर से डिक्लेयर नहीं किया गया टिकट, अब लेकिन पहली लिस्ट में ऐसा लगता है आपको कि पहली लिस्ट में मुरली मनोहर जोशी का अगर टिकट मिल रहा है तो नाम आना चाहिए था। अब वो हो सकता हो कि मुरली मनोहर जोशी का स्वभाव देखें, कुछ रिएक्ट करें, क्योंकि एक व्यक्ति जो उनके वरिष्ठ नेता का टिकट काटा, अडवाणी जी का टिकट काटने के बाद उनका क्या रिएक्शन आएगा, दोनों का भी नेता का रिएक्शन नहीं आया। रिएक्शन आने के बाद पार्टी में किस तरह की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि आज तो स्थिति में 2 ही व्यक्ति हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, 2 ही इनकी पार्टी की धुरी है, वो जो निर्णय करते हैं सबको मानने हैं, बाकी कोई किसी की सुनवाई होती नहीं, वहां पर सारी बातें हो रही है। एक मेरा सवाल और होगा आपके यहाँ से, क्योंकि बात टिकटों की कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वापस बनारस से चुनाव लड़ रही हैं, गंगा यात्रा भी प्रियंका गांधी ने की है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश उसके प्रभारी भी बनाई हुई हैं, मोदी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, प्रियंका कुछ इफेक्ट देखेगा वहां पे? देखिएगा, जिस कांग्रेस का झंडा बैंडर लेकर खड़े होने वाले व्यक्ति नहीं थे, उससे एक सीनियर जो इनकी नेता है वो जाकर के अगर संभालती है, क्योंकि यूपी को पहले भी संभालती रही हैं वो, अब क्योंकि महासचिव के रूप में वो संभाल रही हैं, तो इफेक्ट तो आएगा, इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री हारेंगे नहीं, ये निश्चित है, तो जीतेंगे, उसमें दो राय नहीं। कितना भी उनका हो सकता है वोट और परसेंटेज कम हो जाए इस बार, लेकिन जीतेंगे, उनको हरा नहीं सकता कोई। जैसे कि मेरे को भी नहीं लगता है कि राहुल गांधी हारे, उनका हो सकता हो कि 1 लाख की जगह 75,000 हो जाए, जीतेंगे वो भी। तो इस तरह से कुछ नेताओं का, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है, उनको पता है कि इसको हराने से पब्लिक कुछ मिलना नहीं है। पब्लिक में कहीं मायने रखती है ये बातें कि चले राहुल गांधी है, एक कांग्रेस की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर का फिगर है, स्मृति ईरानी चली जीत भी जाएंगी, अगर सरकार बनती है तो केवल एक मिनिस्टर होंगी, तो ये कुछ पब्लिक उसमें डोमेन में कोई बातें रहती हैं उनके जहन में कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति इस कैरेक्टर का, कम से कम हमारी एक लोकसभा क्षेत्र की एक पहचान तो बनी हुई है इसकी वजह से। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा लीडर जो चुनाव लड़ता है, अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले तो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को जिताने की होती है। वहां कांग्रेस बीजेपी भूल करके व्यक्ति विशेष के ऊपर आता है। चलिए यहाँ एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही मैदान में उतर गए हैं फिर से, पिछली बार 73 सीट लेकर के गए थे 80 में से, अपना दल को साथ लेकर के। अभी क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वापस से वही सूरत तय कर पाएगी? देखिए, बीजेपी ने कोशिश की कि गांधीनगर से अमित शाह को उतार के 26 सीटें
टारगेट करने की। अब यहां से क्योंकि 80 सीटें हैं, उसको टारगेट करने के लिए नरेंद्र मोदी दोबारा इसलिए लड़ रहे चुनाव, वो कह दिया कि क्योंकि मैं कह के आया था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, मैं गंगा माँ का ही हो गया वहां पर, लेकिन अब बेटी भी पहुंच गई गंगा माता के पास। गुजरात नहीं जा रहा हूं मैं, अब मैं इस यूपी का दोबारा से, क्योंकि प्रतिनिधि अगर वो दोबारा से आया हूं। देखिए, अगर एक ही सीट से लड़ते हैं, बनारस से लड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के नाते भरोसा दिला सकते हैं कि मैं गुजरात से नहीं लड़ रहा, मुझे उत्तर प्रदेश पे भरोसा है और मां गंगा ने बुलाया अपने बेटे को, तो मैं उत्तर प्रदेश, एक मैसेज दे सकते हैं मोदी यहां से। बिल्कुल, ये वो तो क्योंकि जिस प्रकार से पहले 2 सीटों पे चुनाव लड़े थे, गुजरात उन्होंने छोड़ा था, रहे थे उत्तर प्रदेश के, अब फिर दोबारा से उसी सीट से चुनाव लड़ना, एक मैसेज आ सकता है। वो तो संदेश देने वाली बात है कि मैं जहां पर चुनाव लड़ा हूं और उससे उन्होंने काम भी कराया, उसमें दो राय नहीं। उसको ये कहा जा सकता है कि वाराणसी का पहले और अब में स्वरूप में चेंज तो हुआ है, चाहे जितना करना चाहते थे उतना नहीं हो पाया, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है, इसमें दो राय नहीं। प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने का मतलब ही होता है कि अब विकास की दृष्टि से वो प्रायोरिटी में आ जाता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारें ध्यान रखती है, क्योंकि सब कुछ देने वाले वही होते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट भी आसानी से क्लियर होते हैं। और देखा होगा कुछ चीजें वहां पर देखने को मिली, और वहां के लोगों के बीच में जाकर के वो बार बार जाते रहे। ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री होने के बाद अपने क्षेत्र को संभाला नहीं, ये तो प्रधानमंत्री में देखने को मिला। जैसे राहुल गांधी बार बार अपने क्षेत्र अमेठी में जाते रहे, और वो अभी भी नियमित रूप से, भले ही स्मृति ईरानी जीती नहीं तो भी वो जाती रहती थी, और अभी भी जाती रही है, 36 से 37 बार गई है वो 5 साल में। इसलिए ये बात तो सही, बड़े नेता अपने क्षेत्र को बनाए रखने के लिए लोगों से जुड़ाव तो जरूर रखते हैं। चलिए, मैं वापस लौटूंगा, मैं एक बार आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा जी, प्रियंका गांधी को वह जिम्मा दिया गया पार्टी की ओर से जहां से आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और एक उनका अपना एक कद है राजनीति में उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस सीट भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आती है, यात्रा भी करके आ गई है। लेकिन मोदी, कोई बड़ी बात नहीं है अभी, हालांकि टिकट डिक्लेयर हो रहे हैं, कि अगर अकेले उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो एक मैसेज दे सकते हैं कि यूपी की पब्लिक ने मुझ पर भरोसा किया पहले भी, और मुझे यूपी पे भरोसा है, मैं चुनाव यहीं से लड़ रहा हूं, एक ही सीट से लड़ रहा हूं, एक मैसेज जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से ही जाता है। नहीं, ये तो ठीक है, कहावत है, लेकिन कितने गैर उत्तर प्रदेश से बने, खूब ये बात सही है, लेकिन कहा जाता है अक्सर ऐसे, और देवगौड़ा बने और गुजराल साहब बने, अटल बिहारी वाजपेयी भी इत्तेफाक से बने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी भी गुजरात चले गए थे, मनमोहन सिंह जी भी चले गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उत्तर प्रदेश जब प्रधानमंत्री बने थे यूपी में थे। नहीं, वो बात सही, पर वो ठीक है, एक अपने देश में चल रही है बात, उसमें कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन देखिए, आप भी तो राहुल गांधी से चुनाव लड़ रहे हैं यूपी, मैं समझ गया, मैं उससे इनका, मैंने कहा है हमारे यहाँ कहावत है, ये बात सही मानते हैं, लेकिन कुछ है अपवाद भी है। दूसरी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी दोनों के लिए खोने की स्थिति कहां कहां है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में खोने वाली स्थिति है। दे आर गोइंग टू लूज एक्स नंबर ऑफ सीट्स। अब वो एक्स नंबर जो है वो डिसाइड स्टेट वाइज चलेगा, हर स्टेट में उनका मुकाबला मजबूत विपक्ष से है। जैसे अब हमारा गठबंधन हो गया बिहार में, तो पूरा कांग्रेस, राजद, हम और RSLP, कुशवाहा, ये सब मिला करके उनको निश्चित रूप से अभी जो उनकी 35 सीटें हैं 40 में से मिला करके इनकी पासवान जी और उससे घटेगी। उत्तर प्रदेश में जैसे सपा बसपा अकेले ही, एक सर्वे कल आ रहा था 42 सीटें तो सपा बसपा अकेले ही भाजपा को हराने में सक्षम है, तो वहां भी घट रही है। राजस्थान 25 किसी हालत में नहीं आएगी, कांग्रेस भी मिशन 25 पे चल रही है, कहीं न कहीं जाकर के फिगर जहां आएगा वहां आएगा। मध्य प्रदेश में भी निश्चित रूप से, चलिए, लेकिन आप तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि हम 25 पे तो नहीं आ रहे राजस्थान में। अगर आप मेरे से जब चर्चा कर रहे हैं, जी बताइए, चर्चा कर रहे हैं, घटेगी उनकी सीटें, उस रूप में बात कर रहे हैं। मैं भविष्य वक्ताओं को भी नहीं है, ठीक बात, तो जनता तय करेगी। हम तो चाहेंगे 25 आए और 25 आएंगी, ये भरोसा भी है, सारी बातें करेंगे हम, लेकिन घटेंगी भाजपा की सीटें, नुकसान होगा यहाँ पे। बनारस का क्या परिणाम रहता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में कितनी कम होती है सीटें। उत्तर प्रदेश में कम, हाँ काफी कम होंगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी जिस तेजी से
प्रियंका जी की इलाहाबाद से बनारस की जो बोट यात्रा है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है। और बनारस में जिस प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और सब उन्होंने काशी बाबा विश्वनाथ की पूजा के दौरान भी जिस प्रकार का वहां माहौल देखा गया है उससे लोगों में एक उनके प्रति एक अलग तरह की विचार बना है और वो कन्वर्ट होगा। समय के साथ मेहनत करेंगे हम मिलकर के। लेकिन मैं एक मौलिक बात पे जा रहा हूं दोबारा कि देश में इन्वेस्टमेंट जो है वो भाजपा शासित राज्यों में निरंतर घटा। मैं भी ये हालांकि डिबेट का विषय था नहीं पर मैं दिन में आज रिसर्च कर रहा था इस पे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, इन राज्यों, इवन ओडिशा, इन राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन गुजरात, उनमें नहीं हुआ। और इसी का कारण है कि जो मैं ये बात शुरू में उठा रहा था कि हमारे जो सांसद है, मैं छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, कोई मजबूत सांसद है, यहां से मंत्री भी है, क्या उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो एक इंडस्ट्री को कह दे कि मेरे फला जिले में आप एक 200 करोड़ की यूनिट लगाओ, 400 करोड़ की यूनिट लगाओ, मैं आपको मुख्यमंत्री से कह करके सारे रिसोर्सेज दिलाऊंगा और उसके लिए मैं वो तो लगाए प्रयास झालावाड़ में लगाए सर। एक आप प्लेन बनाने वाली लगाई लेकिन लोग कम लगे उसमें। कितनी की एक टेक्सटाइल यूनिट 40 करोड़ वाली को अगर आप कहते हो 200 करोड़ का जो प्लेन वाला है कहाँ खड़ी है वो देख लो जाकर के। वो खाली डिक्लेयर होने से कुछ नहीं होता है, जो इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहिए था सर वो कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब बड़ी पीड़ा है मुझे इस बात की। मुख्यमंत्री की बात अगर इनमें से 10 MP भी चाहते तो 10 जिलों में 10 बड़ी यूनिट लग सकती थी। निहाल चंद जी ने प्रयास नहीं किया। वसुंधरा जी 5 साल मुख्यमंत्री रही उनके कार्यकाल में। निहाल चंद चाहते थे किन्नू का वो एक केन वाला इंडस्ट्री लगा देते। तो पहली बार लोग क्यों उनको भाई 96 से जीत रहा हो तो उनको यही पीड़ा कि 96 से जीतने के बावजूद भी कम से कम एक टिन फैक्ट्री किन्नू का जूस मिल सकता था, वो तो कर सकते थे। संतरा एक केन में आता है, पाइनएप्पल केन में आता है, किन्नू नहीं आता। वो तो अभी आए हैं, उससे आपके लगातार आते। अब आप ऐसे करें तो मेरी क्लास में आपकी इच्छा है, आप चाहती है निहाल चंद को वापस लाना चाहती है ना, तो प्रश्न तो उसी से कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रश्न तो उसी से कर रहा हूं मैं। जी इनका ये कहना है कि 96 से जो व्यक्ति वहां पे लगातार जीत रहे हैं छोड़ कर पन्नू को लाओगे या किसी और को लाओगे? चलिए खैर वो तो देखिए उत्तर क्या होता है। नहीं इनकी अपनी वास्तव में मैं बड़ा अच्छा लगातार जीत रहे हैं और उसके बावजूद भी कोई एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। देखिए ये जवाब किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि प्रदेश में एक लंबा कार्यकाल किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, गवर्नमेंट में हो, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे पूर्ववर्ती यूपी सरकार के अंदर ऐसे भी कई सांसद रहेंगे जो 2 बार जीते हों, 10 साल तक रहे हों, लेकिन वास्तव में अगर प्रदेश को अगर कोई ऐसी सौगात नहीं दिला पाते हैं तो मुझे लगता है कि मूक दर्शक बनकर के तो एटलीस्ट नहीं बैठना चाहिए वहां पे। ये खुद को देखना चाहिए कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, काश मैं भी ये काम कर सकता था। गुजरात के सांसद हों चाहे कहीं दूसरी जगह के सांसद हों। एक सेंटेंस बोलता हूं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया कहते हैं 500 करोड़ की पार्टी है, क्या वो प्रेशर डाल के बाटा की एक यूनिट टॉक में नहीं ला सकते थे जहां टेनरी इंडस्ट्री के लिए मशहूर है? इससे पहले यही कहना चाह रहा हूं 1952 से चुनाव आपके क्या ले जा रहा हूं बात को? नहीं आप कहां ले जा रहे हैं? ये तकलीफ है, ये पार्टी के नाते नहीं, ये तकलीफ है। मुख्यमंत्री अभी ज्वाइन किए उन्होंने राजनीति अभी ज्वाइन किए, तो ये तो जब बैठ करके देखते हैं कि मैं कहां फंस गया राजनीति में आकर के, इनकी परफॉर्मेंस मैं देखता हूं एज ए इंजीनियर, एज ए एडिशनल चीफ इंजीनियर, कम से कम मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको तो मैंने बखूबी निभाया, लेकिन जनप्रतिनिधियों को देख करके इनको बड़ी तकलीफ होती है। अब कैसे सहन करोगे राजनीति को, मेरे समझ से बाहर है ये। एक्चुअली अभी जो बोल रहे थे ये आत्ममुग्ध स्थिति में नहीं, मैं कोई आत्ममुग्ध नहीं हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं और कांग्रेस मुंगेरी लाल के मेरे मौलिक प्रश्न है, सीटें कम करने। आप देखिए गंगा की सफाई का अभियान हमने चालू किया, 24,000 करोड़ खर्चा हुआ है, 25% खर्चा हुआ है 5 साल में। आपकी महासचिव बोट पे घूमकर वहां पे पर्यटन कर रही है। जलकुंभी नहीं मिली उनको, नहीं तो वोट अटक सकती थी। नहीं तो वोट अटक सकती थी। उन्होंने गंगा जल पिया, इसका मतलब स्वच्छ था। जो मिनरल वाटर पीने वाले लोग गंगा जल पी रहे हैं, इसका मतलब वो इतना स्वच्छ हो चुका है। ये तो मानते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो बात कर रही है बिल्कुल ही
मतलब क्या बोल रहा हूँ, कंजर रोज आ रहे हैं, उसको गंगा में चलते हैं आजकल, कोई गंगा जल नहीं पी रहा है। नहीं गंगा आप मान रहे हैं एनजीटी की रिपोर्ट लीजिए, आपकी महासचिव एनजीटी की रिपोर्ट पीने का आप कहाँ ले जा रही है चुनाव के सामने पिया चुनाव को कहाँ ले जा रही है? वो फिर नाटक कर रहे चलिए मेरा छोटा सा सवाल अलका जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप खुद भी असेंबली मेंबर रही हुई हैं, क्या वास्तव में पब्लिक के बीच वो चेहरे जो आप लोग लेकर के जा रहे हैं किसी पार्टी के हों, कि जनता को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि पूछा जाना चाहिए कि आपको पहले चुन के भेजा था, आपकी पार्टी की सरकार रही है, या पहले अगर किसी के टाइम पर आओ अगर उसको रिपीट किया जाता है कि आपकी भी सरकार रही थी, आपने दिया क्या उस जिले को, उस लोकसभा क्षेत्र को, ये प्रदेश को, ये पूछा नहीं जाना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी ब्यूटी यही है कि हम जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, और आज का जो युवा है वो बहुत जागरूक हो गया है और वो देख रहा है कि किस 55 साल का कांग्रेस का शासन और अभी 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन। आपको तो सांसद 3 साल पहले अर्जुन मेघवाल जी ने 50 करोड़ का एक टैंक बनाने की घोषणा करवाई थी, अर्जुन सर में छोड़ के चला गया, इनका जो प्रत्याशी खड़ा हुआ, जिसको हराने के लिए जो कांग्रेस का था उसको टिकट दे दिया गया, इनके साथ तो बहुत दुविधा पार्टी ने न्याय नहीं किया इनके साथ। राजनीति की सच्चाई है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। आज मैं ये बोलूं कि हाँ नहीं मुझे नहीं कंसीडर किया गया, बहुत सारे टिकट देने के बहुत सारे पैमाने होते हैं और उसके हिसाब से टिकटिंग की जाती है। और जहां तक आप कह रहे हो कि उसने ये नहीं करा, आप इमोशंस को टच मत करिए, राजनीति पूरे 5 साल मैं तो विधानसभा में बैठता था, देखता था, अपने क्षेत्र के लिए खूब बोलती थी और हुआ क्या? नहीं बोलना चाहिए, आज अपनी पार्टी के लिए भी उसी पूरे दम। देखिए मैं एक बात जानता हूं, तो मैं उसी वजह से मेरा जो सवाल पार्टी लाइन से उठकर, देखिए मैं कहता हूं ये बात कि वास्तव में अलका जी बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस रही, कई मायने में उनके मंत्रियों को निरुत्तर किया, ये बात सही, आप असेंबली में रही, लेकिन क्या वास्तव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी अपनी उपलब्धि प्रदेश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति किया क्या वहां पे जाकर के, क्या वास्तव में समय रहते बताया नहीं जाना चाहिए? समय रहते बताया जाना चाहिए और हमारी पार्टी के लोग तो पूरी बुकलेट रखते हैं। अगर आपको मुझे पता होता कि आप इस तरह से लेंगे तो 25 की 25 बुकलेट्स यहाँ लेकर आते हैं। एग्जैक्टली, मैं सवाल इस वजह से क्योंकि पीपी चौधरी के खिलाफ आपकी पार्टी के सारे वहां के जिला के जो कार्यकर्ता हैं, मैक्सिमम पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया ही नहीं है साहब, किस आधार पर चेहरा बना के भेज रहे हैं आप? मैं इस वजह से कह रहा हूँ। देखिए ये तात्कालिक होता है, कार्यकर्ताओं का इमोशन होता है, लेकिन अंत में हमारा जो समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता है वो कमल के फूल के साथ ही जाता है और पीपी चौधरी जी निश्चित रूप से फिर रिपीट होकर आएंगे। आप सारे एमपी ये भी तो कहो कि उनका पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, वो तो एडवोकेट थे, उसके रूप में आए और आप चुनाव लड़ लिया। आप बता दीजिए उसके पहले क्या रहा उनका? भारतीय जनता चलिए समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है। खैर चलिए, 13 वो टिकट बीजेपी डिक्लेयर कर, 16 माफ करेगा, टिकट डिक्लेयर कर चुकी है, जिसपे दाव खेलना तय है। और सवाल यहां पे कुछ टिकटों को लेकर के आ रहा है, अंतरकलह की बात भी सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे तस्वीर साफ होती है कि किस सीट पे कौन पार्टी किसको और लेकर के आ रही है, उसके बाद ही कुछ कह पाना होगा। अभी फिलहाल एक तरफी बातें हैं और जैसे जैसे नजदीक आएंगे, तस्वीर साफ होगी, तो मुझे लगता है कि जनता के बीच भी वो तस्वीर भी साफ होना शुरू होगी, जो अभी एक भविष्य के गर्भ में एक धुंधली दिखाई दे रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। समय का इंतजार करिए, सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में से आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।